Welcome back again. आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। ये एमबीए में भी है, स्पेशलाइजेशन में, एमकॉम में भी है, और सबसे खास बात है कि ये सीए और सीएस में भी है। सीए के आईपीसीसी सिलेबस में है और सीएस के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के, चाहे वो एमबीए फाइनेंस वाले बच्चे हों, चाहे एमकॉम के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो यूजीसी नेट के ही क्यों ना हो, या फिर आईपीसीसी, सीए और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम सीएस, सबके जरूरत को पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा। हमारा जो टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल? हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एक इम्पॉर्टेंट टूल के रूप में यूज कर सकते हैं। अतः सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मीनिंग को समझना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल? The minimum required rate of return on investment is called cost of capital. हम जो भी इन्वेस्ट करते हैं उस पर जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न हमारे लिए रिक्वायर्ड है ताकि हम सरवाइव कर सकें, वही तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। यदि हमने 10 लाख रुपए का लोन लिया और अपने बिजनेस में लगाया और उस लोन पे अगर हम 11% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये जो 11% है ये हमारा मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। यानी उस 10 लाख रुपए से एनुअली कम से कम 11% कमाई अगर हम करेंगे तभी हम सरवाइव कर सकते हैं, तभी ये लोन हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए ठीक है। अदरवाइज ये लोन हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। यानी कि ये 11%, यानी 10 लाख का 11%, 1,10,000 साल का कम से कम उस 10 लाख से कमाई करना होगा। दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड सो वी कैन से दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल। कैपिटल प्रोवाइडर के द्वारा जो रिटर्न एक्सपेक्ट किया जाता है वही तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, एन एडिशनल मनी पेड टू द आउटसाइडर्स और लेंडर्स is known as cost of capital. An additional amount of money paid to the outsiders or lenders besides of the principal amount is called cost of capital. यानी कि हम कैपिटल के यूज करने के कॉस्ट के रूप में हम ये एडिशनल अमाउंट पे करते हैं और यही तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। This cost of capital is also known as discount rate. This cost of capital is also known as a cut-off rate, hurdle rate, minimum rate of return. Cost of capital को हम minimum rate of return भी कहते हैं, cut-off rate भी कहते हैं, discount rate भी कहते हैं, hurdle rate भी कहते हैं। And so it is used as a benchmark. Cost of capital is used as a benchmark of framing debt policies of an entity. It is used as a benchmark for taking capital budgeting decision. हम जब डेट पॉलिसी को फ्रेम करते हैं तो वहाँ भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि जब हम डेट लेते हैं हम ये देखते हैं कि कहाँ पे सस्ता होगा, कौन सा सोर्स ऑफ डेट हमारे लिए सस्ता है।
कौन सा सोर्स ऑफ कैपिटल हमारे लिए सस्ता है, हम वहीं से बोरो करते हैं, वहीं से हम डेट लेते हैं। हम ये बात अलग है कि हम रिस्क का भी ध्यान रखते हैं, कंट्रोल का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन उन सबसे पहले हम कॉस्ट का भी ध्यान रखते हैं। टैट के फ्रेमिंग में कॉस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक उसी प्रकार से कैपिटल बजटिंग डिसीजन में बहुत सारे प्रोजेक्ट है, अल्टरनेटिव्स प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे फिक्स एसेट्स है, हमें उनमें से किसी एक फिक्स एसेट्स को सेलेक्ट करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि फिक्स एसेट्स में ह्यूज मनी का इन्वेस्टमेंट होता है और ये बार बार नहीं किया जा सकता, सोच समझ के निर्णय लेना होता है, तो ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन सोच समझ के लिया जाता है, तो वहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ध्यान रखना होगा। हमें ये देखना होगा कि किसका कॉस्ट कम है और किसका कॉस्ट ज़्यादा है। जिस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करते हैं हम उसके फ्यूचर वैल्यू का पता करेंगे कि फ्यूचर में जो कमा के देंगे हम उसके वैल्यू का पता करेंगे और उस वैल्यू को हम उस फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और हम प्रेजेंट कॉस्ट से उसका कंपैरिजन करेंगे। अगर वो फेवरेबल है तो ठीक है, वो प्रोजेक्ट फेवरेबल है। हम सबका एनपीवी निकालेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और ये नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हम डिटरमाइन करेंगे कि किसका कॉस्ट कम है और किसका कॉस्ट ज़्यादा है। हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि किसका कॉस्ट कम है और किसका कॉस्ट ज़्यादा है। अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सिग्निफिकेंस की बात करें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इम्पोर्टेंस की बात करें, पहला पॉइंट ये कहा जा सकता है कि इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। हम वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का इवैल्यूएशन करते हैं। जैसा कि अभी अभी मैंने कहा, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में वेरियस अल्टरनेटिव्स होता है। उन अल्टरनेटिव्स में यही तो इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इन अल्टरनेटिव्स में हम उन अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट करते हैं जिसका कॉस्ट कम हो और तमाम अल्टरनेटिव्स का जो फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर कैश फ्लो है, फ्यूचर में जो कमा के हमें देगा उसका हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और प्रेजेंट आउटफ्लो को उससे कंपैरिजन करते हैं। जो प्रेजेंटली हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट में एट प्रेजेंट जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम फ्यूचर कैश इनफ्लो से कंपैरिजन करते हैं। फ्यूचर कैश इनफ्लो को सबसे पहले हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम डिटरमाइन करते हैं कि किसका कॉस्ट कितना है, कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए सस्ता है और कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए महंगा है। इनसे हम पता कर सकते हैं कि एवरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैव डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड सो हियर इफ वी वांट टू सेलेक्ट one of the project out of various investment alternatives, then we can select these projects on the basis of cost of capital. Second point is financing decisions. There are two sources of finance. First is the external sources and second is the internal sources. External sources of finance imply that capital, debentures or bank loans. Internal sources of finance imply that equity share capitals, retained earnings, preference shares, etc. Which sources of finance is cheaper? Which sources of finance is costly? Is determined on the basis of cost of capital. We simply compare their cost and choose which sources of finance is costly or cheaper. We just compare and select the sources of finance on the basis of cost of capital. हम cost of capital के आधार पे source of finance को select करते हैं, decide करते हैं।
लेकिन वहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अलावा रिस्क का भी ध्यान रखा जाता है, कंट्रोल का भी ध्यान रखा जाता है। खैर ये तो अलग बात हुई, हमें यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करनी है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आधार पे हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिसाइड करेंगे, कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिसाइड कर सकते हैं। हम हर चीज़ को ध्यान में रख के अंत में डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आधार पे कहा जाए तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसकी बात सिर्फ कर रहे हैं। रिस्क और कंट्रोल भी एक फैक्टर है जिसके आधार पर हम किसी भी फाइनेंसिंग डिसीजन को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। अगर बात करें ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी की, हम जो अपने कस्टमर को उधार माल बेचते हैं, हम ये निर्धारित करना होता है कि जिसे हम उधार माल बेच रहे हैं वही अगर 6 महीने में पैसा वापस कर रहा है तो उसका आज के डेट में प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। क्योंकि वो फ्यूचर जो अगर हम अपने डेटर को 10,000 का माल उधार बेचे हैं, 6 महीने के बाद वो हमें 10,000 वापस करेगा, और मान लीजिए कि आज के डेट में उस 10,000 का प्रेजेंट वैल्यू 9,400 रुपये है, यानी कि वो हमें 9,400 रुपये ही वापस कर रहा है, न कि 10,000 रुपये वापस कर रहा है। हम तमाम फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि उससे हमको कितना वापस करा है। तो 9,400 रुपये एक तरह से वापस किया, प्रेजेंट वैल्यू के आधार पे हम अनुमान लगा सकते हैं। और हम ये भी देख लेंगे कि 9,400 रुपये का हम कितना कॉस्ट पे कर रहे हैं, हम क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं 9,400 रुपये का। उसी आधार पर हम अपने कस्टमर को उधार माल बेचेंगे, यानी कि हम अपने क्रेडिट पॉलिसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आधार पे डिटरमाइन करते हैं। अगर हमारा कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, हम क्रेडिट देने का जो टेन्योर होता है, टर्म होता है, टाइम पीरियड होता है, वो कम कर देंगे। अगर कॉस्ट हमें ज़्यादा नहीं लगेगा तो क्रेडिट देने का टाइम पीरियड हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? हम जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिर्फ वो अमाउंट नहीं होता जो कंपनी पे करने के लिए प्लान करता है, बल्कि वो अमाउंट होता है जो वेरियस स्टेक होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन होता है। स्टेक होल्डर्स का मतलब हुआ डिबेंचर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये सब स्टेक होल्डर्स है। बैंकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स, ये सब के सब स्टेक होल्डर्स है। जब कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर होल्डर को अगर वो प्रोमिस करती है कि हम 10% आपको इंटरेस्ट देंगे, तो कंपनी को डिबेंचर इशू करने में सिर्फ 10% इंटरेस्ट ही नहीं लगता, बल्कि इस 10% इंटरेस्ट के अलावा भी एडिशनल कॉस्ट लगता है, जिसे आप कहते हो कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर या डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर कह सकते हो। ये कॉस्ट जो एडिशनल कॉस्ट है इंटरेस्ट के अलावा, वो आप ब्रोकर को पे करते हो, अंडरराइटर को पे करते हो, मर्चेंट बैंकर्स को पे कर रहे हो, ताकि वो डिबेंचर इशू हो जाए। डिबेंचर इशू करने के ये खर्चे हैं, हम उस खर्चे को भी उस 10% के जो कॉस्ट जो हम डिबेंचर होल्डर को पे कर रहे हैं इंटरेस्ट, उसमें ऐड करेंगे। साथ साथ हम कभी कभी वादा करते हैं अपने डिबेंचर होल्डर से कि हम डिबेंचर आपको डिस्काउंट पे इशू करेंगे। हम कभी कभी अपने डिबेंचर होल्डर से वादा करते हैं कि हम इशू तो कर रहे हैं आपको पार पे, रिडम्पशन जब भी होगा हम 10% प्रीमियम पे करेंगे। अर्थात 100 रुपया फेस वैल्यू है, पार वैल्यू है, 100 रुपये पार वैल्यू पे हम आपसे कर्ज ले रहे हैं, जब हम आपको चुकता करेंगे तो 110 रुपये चुकता करेंगे। 10% इंटरेस्ट तो अलग है, ये सब के सब कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है, कॉस्ट ऑफ डेट है। यानी वो 10% इंटरेस्ट के अलावा जो प्रीमियम पर हम रिडम्पशन कर रहे हैं, डिस्काउंट पे हम उसको दे इशू कर रहे हैं, हम अंडरराइटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, मर्चेंट बैंकर को पेमेंट कर रहे हैं, ब्रोकर को पेमेंट कर रहे हैं, ये तमाम एडिशनल कॉस्ट
उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में जुड़ जाएगा तो टोटल कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हो जाएगा। ये टोटल कॉस्ट यानी कि अगर 10% पे हम डिवेंचर इशू किए हैं तो 10 नहीं रह जाएगा, वो अब 11% कॉस्ट हो जाएगा। और इन सब का कैलकुलेशन हम आमतौर पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर आसानी से कर सकते हैं। जब हम किसी कंपनी के कैपिटल का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बिगिनिंग में हमें कितना कैश का इनफ्लो मिला। साथ साथ हम उसके बाद ये देखते हैं कि हमने कितना इंटरेस्ट का आउटफ्लो किया, हमने कितना डिविडेंड आउटफ्लो किया, हमने रिडम्पशन अमाउंट कितना किया है, हम इन पर विचार करते हैं। हमें इनफ्लो के रूप में कितना टैक्स बेनिफिट मिला है और आउटफ्लो के रूप में हमने कितना डिविडेंड पे टैक्स दिया, इन सब का कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद हम ट्रायल एंड एरर मेथड को एडॉप्ट करके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कैलकुलेशन करते हैं। एक इंटरपोलेशन का फार्मूला होता है जिसके आधार पे हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कैलकुलेशन करते हैं। यद्यपि ये फार्मूला बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, फिर भी हम ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरनल, जैसा कि मैंने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को परिभाषित किया, व्हेन नेट प्रेजेंट वैल्यू बिकम्स जीरो इज नोन एज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के आधार पे कार्य करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी किसे कहते हैं? 1 रुपीज टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन 1 रुपीज टुमारो। हम ये भी जानते हैं कि व्हेन नेट प्रेजेंट वैल्यू बिकम जीरो इज नोन एज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अर्थात प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो minus present value outflow equal to zero equal to net present value, and that is known as internal rate of return। यानी कि हम कह सकते हैं कि the difference between present value of inflow and present value of outflow is known as internal rate of return if it becomes zero। हम इसे इजीली वे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अलग अलग सोर्स ऑफ फंड का अलग अलग फार्मूला का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का अलग फार्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का फार्मूला अलग यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इन सभी सोर्स ऑफ फंड को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो उसको कहते हैं, कंबाइन करके अगर उसका कॉस्ट निकाला जाए तो उसको कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इन सभी सोर्स ऑफ फंड को कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, इन सबको जब कंबाइन करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला प्राप्त होता है उसको कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Now we have to discuss about the factors which affect the cost of capital. Factors which affect the cost of capital. First is supply and demand. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी मार्केट में जितना ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा वहाँ उतना ही ज़्यादा कैपिटल का डिमांड बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा कैपिटल का डिमांड बढ़ेगा उतना ज़्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा होगा, इंटरेस्ट का रेट बढ़ेगा और कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा। अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कम है, उस इकोनॉमी में मंदी है, प्रोडक्शन नहीं के बराबर हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं के बराबर चल रहा है, या प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की कमी है, वहाँ पे कैपिटल का डिमांड कम होगा, कैपिटल का डिमांड कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा, अर्थात कॉस्ट ऑफ कैपिटल सस्ता होगा। इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस की बात करें, कल्चरल फैक्टर्स एंड पर्सनल सेविंग हैबिट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। कुछ ऐसे सोसाइटीज होते हैं
जिसमें सेविंग एटीट्यूड होता है। कुछ कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे सोसाइटीज होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करते हैं। अगर सेविंग ज़्यादा करेंगे तो वो इन्वेस्ट करेंगे सेविंग में से जितना ज़्यादा वो इन्वेस्ट करेंगे, सेविंग में से वो जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट में कैपिटल का फ्लो बढ़ेगा। कैपिटल का फ्लो बढ़ेगा तो कैपिटल सस्ता होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाउन होगा। लेकिन अगर सोसाइटी के द्वारा कंजम्पशन ज़्यादा किया जाएगा, सोसाइटी के द्वारा अगर कंजम्पशन ज़्यादा किया जाएगा, सेविंग एटीट्यूड होगा ही नहीं। सेविंग नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट वो नहीं करेंगे मार्केट में वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कैपिटल का फ्लो कम रहेगा। कैपिटल का फ्लो कम रहेगा तो कैपिटल का कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में कैपिटल का फ्लो कम है, लिक्विडिटी कम है, कैपिटल का कॉस्ट बढ़ेगा। रिस्क एंड रिटर्न। कुछ बिजनेस बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, कुछ बिजनेस कम रिस्की होती है। जो बिजनेस ज़्यादा रिस्की है वो अपने इन्वेस्टर को हाई रेट ऑफ रिटर्न भी ऑफर करता है, अर्थात वहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है। जो बिजनेस कम रिस्की है वो अपने इन्वेस्टर को लो रेट ऑफ रिटर्न ऑफर करता है। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना हो, यदि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इस प्रकार के बिजनेस में जो भी प्रोजेक्ट है इस प्रकार के, वो अनप्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट हो जाएगा। हम बात करते हैं इन्फ्लेशन का। इन्वेस्टमेंट हम वहाँ करते हैं जो हमारे इन्फ्लेशन को बीट कर सके। अगर हमारा इन्फ्लेशन, हमारे इकोनॉमी का इन्फ्लेशन 6% है, हम वहाँ इन्वेस्ट करेंगे जो 6% से ज़्यादा रिटर्न दे। हम इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को प्रभावित करता है। अर्थात इन्वेस्टर्स वांट देयर मनी टू ग्रो। कोई भी इन्वेस्टर चाहता है कि हमारा मनी बढ़े, कम से कम इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दे। अगर कोई हमें 5% रिटर्न पे ऑफर कर देता हूँ, कहेंगे नहीं चाहिए हमें, क्योंकि 6% तो इन्फ्लेशन है, हम आपको 5% पे क्यों दें। हम वहाँ पैसा लगाना पसंद करेंगे जो इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दे, अर्थात जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। हम एक्सचेंज रेट की भी बात करेंगे। एक्सचेंज रेट, जो एमएनसीज होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, उनको एक्सचेंज रेट देना पड़ता है और एक्सचेंज रेट निरंतर बढ़ता घटता रहता है। ये एक्सचेंज रेट का मतलब हुआ डॉलर रुपया, पाउंड रुपया, रूबल रुपया, इन सब के बीच में जो एक्सचेंज रेट है वो घटता बढ़ता रहता है। यदि एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव होता है तो वो भी किसी एमएनसीज के कॉस्ट ऑफ कैपिटल को प्रभावित करता है। इसीलिए किसी भी बिजनेस को, किसी भी एमएनसीज को एक्सचेंज रेट को ध्यान में रख के ही अपना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए। एक्सचेंज रेट को ध्यान में रख के ही अपना रिस्क लेना चाहिए। जहाँ पे दो करेंसी के बीच के एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी होगा, कोई एमएनसी वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेगा। जहाँ पे दो करेंसी के बीच में स्टेबिलिटी का अभाव होगा, वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर्स, कोई भी एमएनसीज वाले अपना कैपिटल लगाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को प्रभावित कर सकता है। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट के बारे में, और कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उस पर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करके बताएंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस वीडियो के बारे में बताएं। ये वीडियोस आपके लिए
ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि यदि आप CAIPCC, CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, UGC नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट, MBA फाइनेंस से हो तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। थैंक यू।